जय हिंद साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज की ये वीडियो संबंधित है इतिहास विषय से। साथियों, अगर आप इतिहास में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, इससे आपको सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक था? तो इसका जो समय था वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। और 1526 में आपको पता है क्या हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो 1206 में इसकी शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे साथियों। पूरा आइए वीडियो को वॉच करते हैं। दिल्ली सल्तनत काल का जो इतिहास है वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच का काल है। भारत के इतिहास में इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को आप याद रखिएगा। 300 वर्षों से अधिक की इस अवधि के दौरान दिल्ली सल्तनत लगभग 5 राजवंशों में इस पे यानी दिल्ली सल्तनत के नाम से लगभग 5 राजवंशों ने भारत पर क्या किया? शासन किया, दिल्ली पर शासन किया। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि कितने राजवंशों ने यानी कि दिल्ली सल्तनत पे कितने राजवंशों ने शासन किया। तो 5 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन थे आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो गुलाम वंश। गुलाम वंश आप सभी जानते हैं, जिसे दास वंश या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक दिल्ली पर इन्होंने क्या किया? इसके शासकों ने शासन किया है, गुलाम वंश। इसके बाद खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक कौन था दिल्ली सल्तनत पर? तो खिलजी वंश के संस्थापक और खिलजी वंश के तमाम सारे जो शासक थे उन लोगों ने भारत पर राज किया। इसके बाद आते हैं तीसरे वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर के 1413 ईस्वी तक इन लोगों ने शासन किया। इसके बाद आते हैं सैयद वंश। सैयद वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आप देखेंगे अभी। 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक इन लोगों ने शासन किया। फिर अंत में जो 5वां राजवंश है वो है लोदी वंश। लोदी वंश जिसमें बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी आप पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो लोदी वंश 1451 ईस्वी से लेकर के और पानीपत की पहले लड़ाई 1526 ईस्वी तक के बारे में इन लोगों ने अध्ययन किया है, इन लोगों ने शासन किया है। ठीक है दोस्तों, तो लोदी वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, खिलजी वंश और गुलाम वंश। अब हम एक एक करके सारे के सारे वंशों को देखेंगे जो कि दिल्ली सल्तनत के हैं। तो पहला वंश है हमारे सामने गुलाम वंश। गुलाम वंश या फिर मामलुक, गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश इसे कहा जाता है, जिसके संस्थापक की बात करते हैं। किसने किया इसकी स्थापना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। इसे मामलुक के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे सवाल में पूछ ले कि मामलुक वंश का दूसरा नाम क्या है तो आप बताएंगे गुलाम वंश। या फिर मामलुक वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक था। तो आप जानते हैं कि गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है। जो समय इसका था वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी, लगभग 4 सालों तक इसने भारत पर शासन किया। किसने? गुलाम वंश के पहले संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। भारतीय और सुल्तान की उपाधि भी धारण की। सुल्तान की उपाधि धारण की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली को नहीं बल्कि क्या बनाया? लाहौर को बनाया। क्यों? आप सबको पता है कि पहले एक अखंड भारत था जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी आते थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से या फिर लाखों के दाता, यानी वो खूब दान करता था, तो लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि बार बार एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। कला एवं वास्तु कला की बात कर लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में क्या किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया था।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया। पहला है कुव्वत उल इस्लाम जो दिल्ली में है, और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2.5 दिन का झोपड़ा या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि अजमेर में स्थित है। ये आप याद रखेंगे किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित काकी को समर्पित कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। ये इम्पॉर्टेंट है, निर्माण शुरू किया है लेकिन पूरा नहीं करवाया है। किस चीज़ का? कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत कर दी थी, लेकिन उसे पूरा किसने किया था? उसके दामाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद थे इल्तुतमिश, इन्होंने इसको पूरा किया है। अभी हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। तो इल्तुतमिश जो था उसने जो है इसे पूरा किया है। किसको? कुतुब मीनार को पूरा किया, लेकिन शुरुआत किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करवाया था। ये याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसके बाद हम लोग देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है तारीख़ ए मुबारक शाही के लेखक फ़खर उल दीन और हसन निजामी को संरक्षण दिया, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहास ताजुल मासिर लिखा था। ताजुल मासिर किसने लिखा था? तो वो थे आपके फ़खर उद दीन और निजामी। इन लोगों ने पहला आधिकारिक इतिहास सल्तनत काल का, दिल्ली सल्तनत काल का पहला आधिकारिक इतिहास ताजुल मासिर लिखा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो दूसरा शासक है वो है आराम शाह। आराम शाह जो कि 1210 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर बैठता है, सबसे अयोग्य शासक माना जाता है, यानी ये किसी काम का नहीं था। आराम नाम था लेकिन ये आराम ही करता रह गया और बहुत अच्छा शासन नहीं कर सका। इस प्रकार इल्तुतमिश ऐबक का दामाद आ गया ना, अभी हमने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था? इल्तुतमिश को दिल्ली आमंत्रित किया गया और उसे आराम शाह को उसने क्या कर दिया? पद से हटा दिया और सुल्तान बन गया। तो 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक कौन आता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इल्तुतमिश से बहुत ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। इलबरी जनजाति से संबंधित इसका नाम इलबरी राजवंश रखा गया। इसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र करवाया या स्थानांतरित करवाया। देखिए, आपको पता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने जब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश ने लाहौर से अपनी राजधानी को कहाँ पे ला दिया? दिल्ली ला दिया। अब भारत में पूरी तरह से ये शासन करने लगा। भारत में अभी अरबी सिक्के का प्रचलन शुरू कर दिया इसने, और मध्यकालीन भारत में चांदी का टंका नाम का एक मानक सिक्का बन गया और तांबे का जीतल भी इन्होंने जारी किया। यानी इसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने के दामाद ने इल्तुतमिश ने चांदी का टका और जीतल, तांबे का जीतल भी इसने शुरू करवाया सिक्का के रूप में। उसके बाद 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रज़िया सुल्तान जो है पहली शासिका है, मुस्लिम शासिका पहली है, जो मध्यकालीन भारत की पहली एकमात्र महिला शासिका है, जिसका नाम रज़िया सुल्तान है। 1236 से लेकर 1240 तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रज़िया सुल्तान के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम आता है आपके सामने बलबन का। बलबन 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज करता है। उलूग खान के नाम से भी इसे जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वास्तुकारों में से एक था बलबन, और ये बहुत ही खूंखार था। आप सभी जानते हैं इस्लाम धर्म का कट्टर समर्थक था ये। इसके अनुसार सुल्तानी पृथ्वी पर ईश्वर की छाया, जिसे जिल ए इलाही और ईश्वरीय कृपा का प्राप्तकर्ता निब्बत ए खुदाई था। फारसी त्यौहार नवरोज़ की शुरुआत भी इसने शुरुआत करवाई थी। किसने शुरू किया था? बलबन ने नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत की थी। और आप सभी को पता है कि सजदा और पैबोश जो था वो भी किसने शुरू किया था? बलबन ने ही शुरू किया था। इसके प्रशासन की बात कर लेते हैं तो दीवान विजारत, वित्त विभाग को दीवान अर्ज, सैन्य विभाग से अलग कर दिया था इसने।
अत्यंत निष्पक्षता से न्याय करता था। इसने रक्त और लौह नीति, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, रक्त और लौह की नीति किस शासक ने लागू किया था? तो बलबन ने किया था। अमीरों पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए सिजदा और पायबोश, ये आ गया ना, सिजदा और पाबोश की शुरुआत भी किसने किया था? बलबन ने ही किया था। तो बलबन अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी को पता है कि दिल्ली सल्तनत में इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है और बहुत दिनों तक इन लोगों ने क्या किया? शासन किया है। इसके बाद बलबन के बाद अब खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है दिल्ली सल्तनत में। खिलजी वंश जो कि दूसरा वंश है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। हम लोग देख रहे हैं खिलजी वंश जो कि दूसरा है, 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। पहला है इसमें जिसने स्थापना की है जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक इसने शासन किया। हिंदुओं के प्रति उदार रवैया रखने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। इसने कहा था कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए और चूंकि अधिकांश आबादी हिंदू थी इसलिए राज्य वास्तव में इस्लामी नहीं बन सकता। ऐसा कौन बोल रहा था? जलालुद्दीन खिलजी बोल रहा था, जो कि बहुत ही समझदार था। इसके बाद इसका दामाद कहें या इसका भतीजा भी कह सकते हैं और दामाद भी था, ये क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने धोखे से अपने चाचा और अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यह दिल्ली सल्तनत का पहले सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया। धर्म और राजनीति का इन लोगों ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने एकदम से अलग किया 1296 से 1316 तक। उसने घोषणा की कि राजा कोई रिश्तेदार नहीं जानता, यानी राजा होता है, उससे किसी रिश्तेदारी से मतलब नहीं होता। ऐसा कौन बोल रहा था? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो और मीर हसन देहलवी जैसे कवियों को संरक्षण भी किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। इसने सिकंदर ए आज़म की उपाधि धारण की और अमीर खुसरो को तूतिए हिंद या भारत का तोता की उपाधि दी। इसने कुछ महत्वपूर्ण सैन्य सुधार किए, जिसमें इसने पहला सुल्तान जिसके पास बड़ी सेना स्थायी थी और शाही खजाने में नगद भुगतान करता था। ये जो है घोड़ों पर दागने की प्रथा भी इसने चालू करवाया था। नया परिवर्तन क्या था? चेहरा और दाग प्रणाली। ये देखिए दाग प्रणाली थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक सैनिक का विस्तृत विवरण मांगता था और दाग पर घोड़ों की ब्रांडिंग की जाती थी। हर एक घोड़े पर दाग किया जाता था ताकि उससे पहचान हो सके। भू राजस्व के क्षेत्र पर भी इसने काम किया है, प्रशासन में भी काम किया है। भू राजस्व नगद के निर्धारण में करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इससे वह अपने सैनिकों को नगद भुगतान करना चाहता था। बिस्वा की माप एक मानक इकाई थी, उपज का 5वां हिस्सा, और इसके साथ गृह कर यानी ग्राही और चारागाह कर चारी लगाया करता था, यानी 2 टैक्स लगाया करता था, घर का होम टैक्स और चारागाह कर लगाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार पर भी काम किया है, यानी बाजार की नीति पर भी काम किया है, अलग अलग जगहों पर काम किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार का निर्माण भी करवाया था। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब खिलजी वंश में हमने 2 लोगों को देखा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है खिलजी वंश में। अब इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे साथियों तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश और जितने भी 5 राजवंश थे, तुगलक के बाद सैयद वंश और लोधी वंश, इसका हम लोग पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे 3 राजवंशों को, जिसमें पहला होगा तुगलक राजवंश, दूसरा सैयद और तीसरा लोधी, और उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे, जो कि महत्वपूर्ण जानकारी है। ये फालतू की चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई जा रही हैं, जो भी चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। उसके बाद हम लोग जो अगली सीरीज़ लाएंगे 2-3 वीडियो के बाद, वो होगी आपकी मुगल वंश से संबंधित। तो मुगल वंश से संबंधित हम लोग पूरी की पूरी वीडियो को सीरीज के माध्यम से देखेंगे। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक की जितनी भी जानकारी है अच्छी लगी होगी। आपके एग्ज़ाम से संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया गया है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, और अगला पार्ट जो हम लाएंगे तुगलक वंश, उसके लिए कि आप तो मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।